जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली की खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या ये खबरें ठीक हैं, गलत हैं? नया प्राइम मिनिस्टर कौन सा हो सकता है? ये वाला प्राइम मिनिस्टर, इसके साथ क्या इशू है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और ट्रंप के ऊपर कातलाना हमले की साजिश ईरान के अंदर तैयार की गई थी, ये एक बैनुल-अक़वामी किस्म की खबर ब्रेक हो रही है। क्या कहीं ईरान के ऊपर नई पाबंदियां लगने का आगाज तो नहीं हो रहा, या फिर ईरान के ऊपर कोई हमला तो नहीं हो सकता? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कन्फ्यूजन का मुजाहरा किया जा रहा है। ये इतना कन्फ्यूजन पार्टी के अंदर क्यों है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। और यही वो फेवर है, यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था, और ये ऐलान सिर्फ एक शख्स की तरफ से आया था और उनका नाम अता तारड़ है। अता तारड़ वज़ीर आज़म साहब के तर्जुमान भी हैं, इसके साथ साथ वज़ीर इत्तलात व नशियात भी हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। और दूसरा, तीन जो बड़ी शख्सियात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें कासिम सूरी साहब हैं, जिसमें इमरान खान साहब हैं और जिसमें सदर आरफ अलवी साहब हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी होगी। तो ये दो खबरें उन्होंने ब्रेक की थी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा तबसरा हुआ और उसके बाद कुछ चीज़ें नई सामने आई। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बहुत सारी क़यादत है, बहुत सारे उनके लीडर्स हैं, उन सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी नहीं, सबसे पहले हम इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे, फिर कैबिनेट की अप्रूवल होगी, फिर जाके इसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा। अभी ऐसी कोई कार्रवाई पाइपलाइन में नहीं है। तो एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एतराज़ आना शुरू हो गया, जिसमें इसाक डार साहब शामिल हैं, जिसके अंदर ख्वाजा आसफ साहब शामिल हैं, बाकी पार्टी के लोग भी हैं जो ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पहला रद्द अमल था वो ये था कि जी हमें तो पूछा ही नहीं गया, जबकि हम इत्तेहादी हैं और जब तक इत्तेहादियों से पूछा नहीं जाता, हमसे मुशावरत नहीं की जाती, हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, उस वक्त तक ये फैसला मुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये चीज़ें आनी शुरू हो गई। फिर इस दौरान मुराद अली शाह साहब ने कल एक बयान दिया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा कच्चा चट्टा खोला और उसमें उन्होंने कहा कि जी इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया और उसके बाद फिर इनके ऊपर पाबंदी तो लगनी चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ और लोग जो जिनका ताल्लुक पार्टी के साथ है, जिसमें फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, उन्होंने एक व्यू दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी के ख़िलाफ़ है, और वो खबर गर्दिश करनी शुरू हो गई। तो ऐसे लगता था जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब डिवाइडेड है इस इशू पे, कुछ चाहते हैं पाबंदी लग जाए, कुछ चाहते हैं पाबंदी ना लगे। तो अब एक नया सिनेरियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से डेवलप हुआ है और पार्टी की तरफ से नय्यर बुखारी साहब का ये बयान आया। उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका हैं, जब तक वो अमेरिका से वापस नहीं आते उस वक्त तक मुशावरत नहीं होगी, जब तक मुशावरत नहीं होगी उस वक्त तक हम कोई व्यू नहीं दे सकते। बल्कि उन्होंने ये कहा कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब का जो बयान है उनका पर्सनल बयान है, क्योंकि अभी पार्टी ने कोई फ़ैसला नहीं किया कि हमने इस फैसले की हमायत करनी है या नहीं करनी। आज मुराद अली शाह साहब जो हैं वो भी अपने पुराने मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं, उसमें बल्कि उनका ये भी कहना था आज के मुशावरत हमारे साथ हुई नहीं है और पीपल्स पार्टी किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी लगने के खिलाफ है। तो कल मुराद अली शाह साहब का एक बयान था, आज उससे उलट बयान है। फ़रतुल्लाह बाबर साहब का कल का बयान था, आज नय्यर बुखारी साहब ने उस बयान की तरदीद कर दी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है कि जैसे कन्फ्यूजन का शिकार है, और उसमें से कुछ लोग ये चाहते हैं कि पाबंदी लग जाए और कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमें इस गंद में हाथ नहीं डालने चाहिए। अब पार्टी फैसला क्या करती है, मेरा ख्याल है जब तक बिलावल भुट्टो साहब वापस नहीं आते ये फैसला मुमकिन नहीं होगा। और इस साइड से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि हमें सोच समझ के फैसला करना चाहिए, क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा मामला या हाई कोर्ट्स में जाएगा तो वहाँ पे इसको उड़ा दिया जाएगा। जब उड़ा दिया जाएगा तो उसके बाद फिर जो रही सही हमारी इज़्ज़त है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी चाह रहे हैं कि ठोक बजा के सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी क्लेम है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि पाबंदी लगे। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर नहीं चाहते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अता तारड़ साहब जो हैं वो अपने लेवल पे या अपनी बेस पे वो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। तो यकीनन उन्हें किसी न किसी ने कहा ही होगा, या तो शहबाज साहब ने कहा। अगर प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो तब मियाँ नवाज शरीफ साहब कहाँ थे? और अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये पूछा नहीं गया तो इतना बड़ा फैसला क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने अकेले कर दिया? और अगर इन सब से नहीं पूछा गया था तो क्या अता तारड़ साहब ने ये ऐलान कर दिया? अब अगर अता तारड़ साहब ने ये ऐलान कर दिया तो किसके कहने पे किया? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं
और मेरा ख्याल ये है कि जो ही अशूरा की तातीलात ख़त्म होंगी तो उसके बाद ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगा। आज पाकिस्तान के अंदर एक ख़बर और गर्दिश कर रही है कि शायद प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली हो रही है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बहुत सारे लोग मुतमईन हैं, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि ये बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो जाते हैं और ये अपने आखिरी अंडे भी दाव पे लगा देते हैं, मुकम्मल तौर पे हर चीज़ जो है वो फना कर देते हैं। तो इस लेवल तक वज़ीर-ए-आज़म साहब को नहीं जाना चाहिए और कोई भी अगर वो फैसला करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो पार्टी को एतमाद में लें, वो हमारे साथ मशवरा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा और उसके साथ साथ जो पार्टी के बाकी लीडर्स हैं उनसे मशवरा किए बगैर कर देते हैं। तो ये एक इशू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी डेवलप हो रहा है और वहाँ पे भी बहुत सारी जो स्पेकुलेशंस हैं वो जन्म ले रही हैं। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके लेवल पे भी कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि अब सरदार लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ एक झंडी लहराई गई है कि जनाब हम आपसे बात करने के लिए तैयार है। अब अगर लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब को कन्विंस कर लेते हैं या इमरान खान साहब के कहने पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता कर लेते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हर किस्म का कड़वा घूंट भर लेगी। अब अगर बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, आसफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट होंगे, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या सिनेरियो बनेगा। और इस दौरान अगर फार्म 47 खुल जाते हैं या फार्म 45 खुल जाते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों से बहुत सारी सीटें निकल जाती हैं तो पंजाब की गवर्नमेंट भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल जाएगी। तो बहुत सारे लोगों की इस वक्त ख्वाहिशात भी हैं और कुछ स्पेकुलेशंस भी हैं कि शायद अगले चंद दिनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली हो जाए। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की तब्दीली होती है तो क्या एक नया प्राइम मिनिस्टर इस सारे गंद को समेट सकेगा, क्या वो इस सारी जंग को वाइंड अप कर सकेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में ज़ाहिर डिस्कस होगा हर जगह पे। सरेदस्त आज के दिन ये बहुत ज़्यादा खबर इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही है। क्या ये खबर ठीक है? मेरा ख्याल है ये स्पेकुलेशन है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मियाँ शहबाज शरीफ साहब को दे सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और प्राइम मिनिस्टर इस कुर्सी पे बैठ के इतना कुछ कर सकता है। जो ज़ाहिर है सब कुछ ही जो उनसे कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, तो इस लेवल पे शायद ही कुछ आए। और अगर कोई और मुंतखब होगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात के साथ होगा, फिर वो एक गैर सियासी शख्सियत ही हो सकते हैं और वो सब कुछ अपना दाव पे लगा के इमरान खान साहब को इतना टाइट कर देंगे कि इमरान खान साहब जो इनकी बात मानने के लिए रजामंद हो जाएंगे या फिर वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो है मेरा ख्याल है सूट करता है, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस लेवल तक पेच को कसने के लिए तैयार नहीं है कि पेच टूट जाए, क्योंकि पीछे से मियाँ नवाज शरीफ साहब एग्री नहीं है कि इतना पेच टूटे कि उसके बाद हम भी पेच कस को ना संभाल सकें और उसके बाद पेच भी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं पीछे बैठे हुए, उनको महसूस ही हो रहा है कि हम टू मच कर रहे हैं और इस टू मच में हमारा सियासी बेड़ा गर्क हो रहा है। तो वो सब लोग चाहते हैं कि इस हद तक हम ना जाएँ। तो एक कन्फ्यूजन इस वक्त पार्टीज़ के अंदर मौजूद है, गवर्नमेंट के अंदर भी मौजूद है और इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही 2 मरतबा कह दिया कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। एक तो FBR के जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने बैठ के लाइव उन्होंने कह दिया तो आप ठीक ना हुए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब सवाल ये है कि वो तो एक छोटे ऑफिसर्स हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप FBR के ऑफिसर जो उनके सामने बैठ के कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो इतनी कौन सी मजबूरी है कि आपको इस किस्म की बातें करनी पड़ रही हैं। फिर उसके बाद भी फिर उन्होंने एक बार फिर ये फरमा दिया। तो कहीं ना कहीं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफ़े की बात चल रही है, जिसकी वजह से उनके मुंह से बार बार ये निकल रहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, और वो भी 3-4 महीने की गवर्नमेंट के बाद। तो है कुछ ना कुछ जो अब सरफस पे आता हुआ नज़र आ रहा है। आज अमेरिकन इंटेलिजेंस की मुख्तलिफ फोरम्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ट्रंप के कत्ल की साजिश जो है वो ईरान में तैयार हुई थी और हमने ट्रंप की सिक्योरिटी को पहले इतला कर दी थी। हमने ट्रंप को भी बताया था कि यहाँ पे आपके ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन जो उनके सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया था। ट्रंप भी काबू में नहीं आए और इसके बावजूद उन्होंने एडवाइस के बावजूद उन्होंने जलसा किया, जिसमें फिर गोली उनके कान के साथ से छू के गुजर गई और कान ज़ख्मी हो गया। अगर थोड़ा सा उनका मुंह इस साइड पे होता तो ट्रंप अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ये मामला तय हुआ है। ईरानी गवर्नमेंट ने गो तरदीद कर दी है, लेकिन आपको याद होगा कि ये इशू बड़ा गंभीर है। अब सवाल एक ये बनता है कि ट्रंप को ईरान या ईरानी गवर्नमेंट क्यों कत्ल करना चाहेगी? उसके पीछे जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल है। आपको याद होगा कि 3 जनवरी 2020 को जो पासदारान ईरान है
उनके जो चीफ हैं जनरल कासम सुलेमानी साहब, उनको बगदाद के एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन के ज़रिए शहीद कर दिया गया था। और ये जो कातलाना हमला था ये ड्रोन के ज़रिए हुआ था। और उसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। उन्होंने बाकायदा मीडिया के ऊपर आके कहा था कि जो भी दहशतगर्दी करेगा बैनुल-अक़वामी लेवल पे उसके साथ ये सलूक किया जाएगा। और उन्होंने कहा जी मेरी डायरेक्शन पे कासम सुलेमानी साहब को कत्ल किया गया और हमने ड्रोन हमला किया है बगदाद एयरपोर्ट के ऊपर जहाँ पे वो दुनिया से रुखसत हो गया। तो वो जिम्मेदारी जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल की थी। और उसके बाद ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिजेंटमेंट हुई थी। आज भी अगर आप ईरान में जाएं तो हर शहर के अंदर आपको कासिम सुलेमानी साहब की तस्वीरें और बोर्ड्स लगे हुए नज़र आते हैं। और ये साबित करता है कि वो ईरानी कौम जो है वो कासिम सुलेमानी को याद रख रही है और वो इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं उनके साथ। तो ईरान के अंदर तो एक गम गुस्सा है और ईरान के अंदर इतनी कैपेसिटी भी है कि वो इस किस्म के इक़दाम कर सके। और अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बात कर रही हैं तो ये करीने क़यास भी है, ये को बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, दूर की कौड़ी नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर ये साजिश साबित हो जाती है तो क्या अमेरिकन इस चीज़ को बर्दाश्त कर जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये साजिश साबित हो गई तो अमेरिका खामोशी से बैठेगा। फिर ईरान के ऊपर मज़ीद सैंक्शंस भी लगेंगी और हो सकता है कि ईरान के ऊपर हमले भी शुरू हो जाएं। और अगर ऐसा खुदा न खास्ता हुआ तो इस पूरे रीजन के अंदर आग फैल जाएगी जिसकी लपेट में बहरहाल पाकिस्तान भी आ जाएगा। अल्लाह ताला उन हालात से सबको बचाए और मुझे इजाज़त दें। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।